सो लास्ट क्लास में हमने जर्नल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट समझा। आज इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन जो है वो है लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू 1,60,000 सोल्ड फॉर ₹3 लाख थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन ऑन द डील। अब यहाँ पे उन्होंने आपको एक बात बताई कि आपके पास ना एक लैंड एंड बिल्डिंग थी, आपकी बुक्स में उसकी वैल्यू 1,60,000 है, बट जब आप उसे मार्केट में बेचने के लिए गए तो 3 लाख रुपए की बिकी वो, लेकिन आपके ब्रोकर ने उसके ऊपर 2% का कमीशन लिया। तो 3 लाख का 2% यानी कि 6,000 रुपए तो आपने कमीशन दे दी होगी। फिर भी इन हैंड आपके पास कितने पैसे आए होंगे? 2,94,000। अब उन्होंने कहा कि आपको जर्नलाइज करना है इस ट्रांजेक्शन को डिसोल्यूशन के टाइम पे। आपको डिसोल्यूशन के टाइम पे किस बात से मतलब है कि आपके पास एसेट को रियलाइज करके पैसा कितना आया। एक्चुअल में आपके पास कितना पैसा आया है? 2,94,000। और जब आप एसेट्स को रियलाइज करते हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन तो क्या एंट्री करते हैं आप? पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, आपने सारे एसेट्स कहाँ ट्रांसफर कर रखे थे? रियलाइजेशन के अंदर, तो आप लिखेंगे टू रियलाइजेशन। भाई नॉर्मल एंट्री करते हैं तो किसी भी एसेट को बेचने की क्या करते हैं? अगर ये डिसोल्यूशन नहीं होता तो हम कहते हैं बैंक टू लैंड एंड बिल्डिंग, बट क्योंकि हमने लैंड एंड बिल्डिंग को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया है तो सब कुछ रियलाइजेशन से होगा यहाँ पे। तो बस एसेट की जगह पे हमने क्या लिख दिया? रियलाइजेशन। कितने अमाउंट से? 2,94,000। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, एक ही एंट्री पूछी थी। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है पास द जर्नल एंट्री when an unrecorded liability of 15,000 it's settled at 10,000 and paid by X a partner on dissolution of firm। ध्यान से समझो क्या कहा गया। उन्होंने कहा कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी 15,000 की थी, बट आपने सेटल 10,000 में कर दी और आपने खुद ने पे नहीं करी एज अ फर्म ये लाइबिलिटी। आपका कोई पार्टनर है एक्स, उसने पे कर दी है। लाइबिलिटी पे करते अगर तो क्या एंट्री करते आप? नॉर्मली अगर लाइबिलिटी पे करते हैं हम तो क्रेडिटर टू कैश, बट यहाँ पर हमने लाइबिलिटीज भी कहाँ ट्रांसफर कर रखी हैं? रियलाइजेशन में। तो बात तो ये आती है कि आपको रियलाइजेशन को डेबिट करना है, ये तो ठीक है कि लाइबिलिटी की प्लेस पे हमें क्या लिखना है? रियलाइजेशन। बट क्या आपने खुद पे करी है ये? नहीं, आपके एक पार्टनर ने पे करी है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2x कैपिटल अकाउंट। एक्चुअल पैसा कितना गया आपके पास से? 10,000। भले ही लाइबिलिटी 15 की थी लेकिन आपने 10,000 पे किए। सेकंड का बी पार्ट देखते हैं। पास अ जर्नल एंट्री इफ अ मशीन हैविंग अ बुक वैल्यू 15,000 इज गिवन टू राकेश अ क्रेडिटर ऑफ 22,000 फॉर 12,000 टुवर्ड द पार्ट पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया? आपके पास एक मशीन रखी है आपके बिजनेस के पास 15,000 रुपए की। एक राकेश नाम का क्रेडिटर था जिसको आपने 22,000 रुपए देने। वो कहते हैं काम करो कि आप ना मुझे ये 15,000 वाली मशीन 12,000 में दे दो और मैं मान लूंगा कि मेरे को पार्ट पेमेंट आ गई है, यानी कि 22,000 में से 12,000 की पेमेंट आ गई। बाकी का क्या करें फिर? बाकी की पेमेंट आपको खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब कोई एक क्रेडिटर, भाई 22,000 का टोटल अमाउंट था, आपने 12,000 के लिए तो मशीन देके सेटलमेंट कर लिया। हाँ, क्या आपके पास कोई पैसा आया गया उस 12,000 के लिए? नहीं। तो उस चीज के लिए तो आप लिखोगे नो एंट्री। किस चीज के लिए? जो आपने मशीन दे दी 12,000 की पार्ट पेमेंट के लिए, बट जो रिमेनिंग 10,000 आप पे करने वाले हो आपको उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे एंट्री लिख के दिखाएंगे क्या? यस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 से। बात समझ आ गई? चल क्वेश्चन करते हैं। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कुछ केसेस हैं जहां पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड आपको जो हमने टेबल पढ़ी थी तो वो केसेस आपको यहाँ पे नजर आएंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है द फर्म अग्रीड टू पे आलोक ₹7,500 टुवर्ड्स द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। क्या है कि हमने आलोक को 7,500 रुपए के डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे किए। डिसोल्यूशन एक्सपेंस 10,000 के थे लेकिन which were paid by the firm। अब यहाँ पर बात अराइज होती है, वही हमें दो चीजों पे ध्यान देना होता है, बॉन्ड बाय और पेड बाय। स्टार्टिंग में जब एक बात बोल दी ना कि फर्म अग्रीड टू पे ₹7,500 टू आलोक एज डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। उन्होंने कहा आलोक हम तुम्हें देंगे 7,500 रुपए। तो आप कुछ मत सोचो, फिलहाल यहाँ कुछ मत सोचो, चलो आप पहले एक एंट्री पास कर दो। आपको पता चल गया ना 7,500 का आपका खर्चा हो चुका है, तो पहले एक एंट्री कर ही दो। लो
टू आलोक्स कैपिटल अकाउंट। कितने चले गए आपके पास से? 7,500। ठीक, जब उन्होंने अगली लाइन बोली ना कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 10,000 के हैं, लेकिन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने के हैं? 10,000 के हैं, विच इज पेड बाय द फर्म। जिसके लिए उन्होंने कह दिया कि कौन पे कर रहा है? फर्म पे कर रही है, बट उसे किसको भरना चाहिए था? आलोक को भरना चाहिए ना, यानी कि बॉन्ड बाय क्या है? पार्टनर। तो अब आप इसके लिए अलग एंट्री पास करोगे। ठीक है, तो अलग एंट्री जब आप पास करेंगे तो जब पार्टनर का खर्चा है तो पार्टनर को क्या करेंगे? डेबिट। तो आलोक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्म की तिजोरी से पैसा जा रहा है ना, तो टू कैश कितना? 10,000। तो दो एंट्री होंगी इस केस में। पहली एंट्री फर्म का खर्चा 7,500 का था जो उसने आलोक को देना ही था। दूसरा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस से निकल कर आया खर्चा कि हमने पार्टनर के साथ ही अग्री कर लिया कि देखो पैसा आप ही भरोगे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का, फिलहाल हम अपनी जेब से दे रहे हैं लेकिन खर्चा वो आपका है, क्योंकि हम तो ऑलरेडी आपको 7,500 रुपए दे चुके हैं। ठीक है, realization expenses were 5,000. It was agreed that the firm will bear 2,000. अब देखो फिर से वही बात अराइज होती है, बॉन्ड बाय पेड बाय। उन्होंने कहा टोटल खर्चा है 5,000 रुपए का, 2,000 रुपए कहती है फर्म दैट फर्म विल बियर, यानी कि फर्म कहती है ये मेरा खर्चा है, एंड द बैलेंस बाय रवि, और वो कहते हैं कि बचा हुआ 3,000 रवि का खर्चा है, यानी कि पार्टनर। अब पेड बाय के लिए क्वेश्चन साइलेंट है। मेरे हिसाब से 2,000 का तो फर्म का खर्चा फर्म दे देगी, दोनों खर्चा फर्म ही देगी। जब क्वेश्चन, मैंने बताया था, जब क्वेश्चन साइलेंट होता है कि कौन भरेगा, चाहे कोई भी एक पार्ट के लिए क्वेश्चन साइलेंट है और रेम्यूनरेशन नहीं है किसी पार्टनर की, तो आपने क्या मानना है कि दोनों ही जगह पर क्या है? फर्म है। तो अब यहाँ पर ये तो केस आ गया कि जब फर्म का खर्चा फर्म पे करती है, रियलाइजेशन टू कैश। पार्टनर का खर्चा लेकिन फर्म ने पे किया, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश, तो कॉमन क्या आया? कैश। तो आप कंबाइन एंट्री कर सकते हो यहाँ पे, क्या आप करेंगे भाई? जो बॉन्ड वाले होते हैं वो डेबिट होते हैं, ठीक है, तो फर्म तो अपना खर्चा रियलाइजेशन से करती है, तो फर्म करेगी अपना रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने से? 2,000 बोला था, 2,000 से। उसके बाद बाकी बचा हुआ रवि ने कहा कि मेरा खर्चा है, तो रवि को हमने डेबिट किया 3,000 से, बट सारा पैसा फर्म की जेब से निकला, तो टू कैश 5,000। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 10,000 वर पेड बाय अमित अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। 10,000 का डिसोल्यूशन का खर्चा है, पे अमित ने कर दिया, पेड बाय बता दिया गया है कि अमित है, फर्म के बिहाफ पे खर्चा लेकिन फर्म का ही है, तो फर्म अपने खर्चे कहां से देती है? रियलाइजेशन से। बॉन्ड बाय क्या है? फर्म है ना, इसका मतलब, तो बॉन्ड बाय फर्म है तो क्या आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, लेकिन पे किसने कर दिया है? अमित ने। तो टू अमित कैपिटल अकाउंट कितने से? 10,000 से। ठीक, नेक्स्ट रियलाइजेशन, एक और है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अप टू 6,000 was agreed by the firm to reimburse अजय, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 7,000। टोटल आपका खर्चा तो था 7,000 का, लेकिन फर्म कहती है 6,000 तक की भरपाई तो हम कर देंगे, तो बाकी की भरपाई किसको करनी पड़ेगी? इसको क्या नाम है? अजय को करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर भी अगर मैं कहूँ फर्म अपना खर्चा कितने के लिए देने के लिए रेडी हो गई है? 6,000 के लिए, तो आप लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 6,000। बाकी का खर्चा कौन पे कर रहा है? अच्छा, फर्म 6,000 ही किसको दे रही है? अजय को, तो यहाँ पर आप पहली एंट्री पास कर ही दो, इस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बट एक्चुअल खर्चा कितने का था? 7,000 का, कौन भरेगा? अजय ही भरेगा। हाँ जी, तो अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, पूरे 7,000 रुपए। ठीक है, तो दो एंट्रीज करी हमने इसमें, 6,000 फर्म का खर्चा था, फर्म ने अपना खर्चा दिखाया, 7,000 अब वो हमारे पार्टनर का खर्चा है, भले हमने पे कर दिया है वो फिलहाल, लेकिन खर्चा उसी का ही है। सो क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जनरल एंट्रीज ही पास करनी है हमें। क्रेडिटर्स ऑफ 85,000 एक्सेप्टेड 40,000 इन कैश एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ 43,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। अब हमारे क्रेडिटर थे
टोटल 85,000 के। उन्होंने कहा आप हमें 40,000 रुपीज तो कैश में दे दो, कोई बात नहीं, ठीक है। इसका मतलब हमारी जेब से 40,000 तो जा रहे हैं, तो हम बाकी की कहानी बाद में पढ़ते हैं। पहले जो पैसा जा रहा है उसकी एंट्री कर देते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक, ठीक है। कितना पैसा गया हमारी जेब से? 40,000, ये तो हमें पता चल गया। आगे उन्होंने कहा कि आपने ना बदले में अभी भी कितना पैसा बचा है? 40,000। 40,000 के बदले में 43,000 की इन्वेस्टमेंट दे दी और सेटलमेंट कर लिया, ना लेना ना देना। तो एंट्री करनी है, पर नो एंट्री की भी एंट्री करनी है, ठीक है। ये बात आपको लिख कर आनी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। Creditors were 16,000. They accepted the machinery at 18,000 in settlement of their claim. अब क्रेडिटर कितने के हैं? 16,000 के। उन्होंने कहा 18,000 की मशीन है, दे दो, लेन देन खत्म करो। तो अब कुछ होगा, लेकिन नो एंट्री की भी एंट्री लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स वर 90,000, 90,000 के क्रेडिटर्स हैं। दे एक्सेप्टेड अ बिल्डिंग ऑफ 1,20,000, उन्होंने कहा 1,20,000 की अपनी बिल्डिंग दे दो। ऐसे कैसे दे दे? फर्म ने कहा कि 1,20,000 की बिल्डिंग है, हमने आपको 90,000 देना है, सेटलमेंट नहीं कर रहे हम, बचे हुए 30,000 रुपए अब आप हमें पैसा दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक, तो यहाँ पर फर्म के पास पैसा आ रहा है, तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने से? 30,000 से। और बाकी पैसों के लिए क्या हो गया हमारे पास? सेटलमेंट हो गई है, तो बाकी के लिए नो एंट्री। 30,000 वाले के लिए हमने क्या किया है? नो एंट्री, ठीक है। चारू, ध्वनि, इकनूर एंड पावनी, बहुत प्यारे नाम है, प्यारे प्यारे नाम है। Were partners in a firm. They had entered into the partnership firm last year only through a verbal agreement. They contributed capitals in the firm to meet the other financial requirements. Few partners also provided loan to the firm. मतलब पैसा भी लगाया कैपिटल के लिए और लोन भी दिया अपनी फर्म को। Within a year, the conflicts arisen due to certain disagreement. सारी लेडीज से तो लड़ाई झगड़ा होना बनता था, तो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए, तो उन्होंने कहा कि अब ऐसा है, ये सारी तलवारें एक साथ नहीं रह सकती हैं, फर्म को बंद कर देना ही जरूरी है। द फर्म हैड अपॉइंटेड मिस काव्या, एक और इन्होंने लड़की अपॉइंट करी अपने फर्म के सारे काम को करने के लिए, और उसे बनाया फाइनेंशियल एडवाइजर और लीगल कंसल्टेंट, ठीक है, टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन प्रोसेस। चलो ये ठीक है। In the first instance, Miss Kavya has transferred the various assets and external liabilities to realization account. तो उन्होंने आपके लिए काम आसान कर दिया कि सारे assets और सारी liabilities को realization में ट्रांसफर कर दिया है। Due to her busy schedule, अब वो थोड़ी सी busy थी, so Miss Kavya has delegated this assignment to you. अब उन्होंने ये काम आपके हाथों में सौंप दिया है, तुम हो अब अकाउंटेंट। Being an intern in her firm, अब उसकी फर्म में आप एक इंटर्न है। So on the date of dissolution, you have observed the following observations. तो आपने ट्रांजेक्शन देखी, अब आपको एंट्री करनी है। चलो ठीक है। पहली ट्रांजेक्शन है ध्वनि's लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म। ध्वनि ने फर्म को लोन दे रखा था 50,000 का, सेल हो गया 42,000 में। पहली बात, क्या पार्टनर का लोन आउटसाइडर लाइबिलिटी होता है? नहीं ना, तो इसका मतलब आपने रियलाइजेशन से उसकी एंट्री करी नहीं है, रियलाइजेशन में ट्रांसफर ही नहीं होता लोन। तो यहाँ पर अगर पार्टनर का लोन सेटल होता है तो नो एंट्री का किस्सा नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि अभी भी लोन अकाउंट ओपन है, तो यहाँ पर आपने, लेकिन एक फायदा हुआ आपको, 50,000 का लोन आपने 42,000 में निपटा दिया। एंट्री करेंगे क्या? पहली एंट्री, लोन किसका है? ध्वनि का, एक लाइबिलिटी थी, वो लाइबिलिटी आज आप खत्म करने जा रहे हैं, तो आप लिखेंगे ध्वनि's लोन अकाउंट डेबिट। लाइबिलिटी पूरे 50,000 की है तुम्हारी, तो पूरे 50,000 ही लिखोगे। पैसा कितना जा रहा है तुम्हारी जेब से? पैसा आपकी जेब से 42 जा रहा है, अकाउंट तो बैलेंस हुआ ही नहीं। 8,000 का तुम्हें फायदा हुआ है। अकाउंट होता है हमारे पास डिसोल्यूशन के टाइम पे सब जुगाड़ करने का, रियलाइजेशन। तो जो भी आपके पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे गेन हो गया बेसिकली, वो गेन आपने कहाँ ट्रांसफर कर दिया है? रियलाइजेशन में, ठीक है। चलो अगले किस्से के चलते हैं। Next, Pavni's loan of rupees 40,000 was settled by giving an unrecorded asset of 45,000. अब पावनी का लोन था 40,000 का, उसने कहा मुझे अपना 45,000 का एक एसेट दे दो। हमने अपने सारे एसेट कहाँ ट्रांसफर कर रखे हैं? रियलाइजेशन में। हम वहीं से उस लोन को देंगे, हम यहाँ एंट्री करेंगे। देखो हमारी लाइबिलिटी है पावनी के लोन के नाम की, कितने की लाइबिलिटी है? लोन हमारा 40,000 का है, एसेट भले ही 45 का था, लेकिन
लोन हमारा 40 का था, तो रियलाइजेशन में भी आप कितना अमाउंट डालोगे? 40। अनरिकॉर्डेड एसेट था, ठीक है। अब है लोन टू चारू, अब तक था लोन टू फर्म, अब आती है लोन टू चारू की बात, यानी कि अब एक पार्टनर को लोन मिला है फर्म की तरफ से, एक फर्म ने पार्टनर को लोन लिया है बेसिकली, तो 60,000 का लोन है, was settled by payment to चारू's brother loan of the same amount। जैसे आपने एसेट जब दिया अपने एक पार्टनर को, तो आपने रियलाइजेशन इस्तेमाल किया, ऐसे ही आपकी एक आउटसाइडर लाइबिलिटी यूज हो रही है आपके एक पार्टनर के लोन के लिए, तो यहाँ भी तो रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो आप सीधी सी बात है, अगर ये चारू का लोन आप पे करते रियलाइजेशन से, तो आप रियलाइजेशन को डेबिट करते ना, तो आपने सीधा सा काम ये करना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, इससे आप किसको सेटल कर रहे हो? चारू के लोन को, चारू के लोन को। देखो चारू का लोन आपका एसेट था, वो एसेट आपने खत्म कर दिया, कैसे कि सुनो तुम ना हमारी चारू के भाई को पैसा देना है, तुम वहां दे आना, तुमने हमें पैसा देना था ना, हमें पैसा मत दो, चारू के भाई को लोन पैसा दे दो, अपने भाई को ही पैसा दे दो, तुम्हारा और हमारा बीच का सेटलमेंट हो गया, तो आपने रियलाइजेशन टू चारूज लोन, ठीक है। कितने का था वो? इग्नोर्स लोन ऑफ 80,000 टू द फर्म, अब यहाँ पे फिर से एक पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, एंड शी टुक ओवर मशीनरी ऑफ ₹60,000 एज पार्ट पेमेंट। अब यहाँ पे क्या हुआ, 80,000 का लोन था, उसने कहा 60,000 का तो मैं एसेट ले लूंगी, बट बचे 20,000 तो आपको पे करने पड़ेंगे ना, तो सीधी सी बात है, इग्नोर का लोन है, ठीक है, तो वो आपकी लाइबिलिटी है। इग्नोर्स लोन अकाउंट डेबिट, कितने का लोन है? 80,000 का। आप कितने का एसेट दे रहे हो? 60,000। तो 60,000 के लिए तो रियलाइजेशन को कर दो क्रेडिट, लेकिन बचा हुआ पैसा आपको पे करना पड़ेगा, तो टू बैंक अकाउंट 20,000। यहीं पे फुल सेटलमेंट लिखा होता तो यहीं के इनकम खत्म हो जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा पार्ट पेमेंट है तो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली पता है आपको क्या पता चला यहाँ पे, कि जब कोई क्रेडिटर के साथ ऐसी डीलिंग होती है तो एंट्रीज क्या होती है, आप देख रहे हो नो एंट्रीज भी आ रही है, जब क्रेडिटर एसेट लेके जा रहा है तो आप नो एंट्री कर रहे हो, बट वहीं पे अगर कोई पार्टनर अपने लोन के लिए अगर कोई एसेट लेके जाता है या कोई लाइबिलिटी पे करता है, तो वहां रोल रियलाइजेशन का आ जाता है। तो यहाँ आपको पार्टनर के लोन और क्रेडिटर का और एसेट का जो ट्रीटमेंट है वो समझ आया होगा इन दोनों क्वेश्चन से, ठीक है। Suman and Rajan were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:1. The firm was dissolved on 31st March 2019. Passed the necessary journal entry for the following transactions after the various assets and the third party liabilities have been transferred to the realization account. Means transferring entry हमारी हो चुकी है। Point number 1. Dissolution expenses were paid by the firm. पेड बाय क्लियर है, तो बॉन्ड बाय क्या है? फॉर्म होगा, सिंपल। तो पहली एंट्री आपकी क्या बनती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना खर्चा है? आपको पे करना है 10,000 रुपीज, ठीक है, ये तो था सिंपल। नेक्स्ट, Rajan had given a loan of ₹60,000 to the firm for which he accepted 58,000 in full settlement. अब यहाँ पे एक पार्टनर ने कहा कि ठीक है मुझसे मेरा लोन है 60,000 का, आप मुझे 58,000 रुपीज दे दो, सेटलमेंट कर लो मेरे साथ, ठीक है। तो अभी हमने इसी तरीके का एक क्वेश्चन किया, आपकी एक लाइबिलिटी है राजन्स लोन नाम की, कितने की लाइबिलिटी है? लेकिन वो 60,000, लाइबिलिटी तो 60,000 की है, आप कितना पैसा देके सेटलमेंट कर रहे हो? 58, बचे हुए 2,000 का क्या करोगे? फायदा जाएगा रियलाइजेशन में, ठीक है। अच्छा, एक बार अगर आप यहाँ बैंक यूज कर रहे हो तो फिर यहाँ पे भी बैंक कर लेना यूज, ठीक है। द फर्म हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 40,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। अब ये चीज देखो आप, ये कुछ अलग मैटर आया, उन्होंने कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 40,000 रुपए। अब प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस क्या शो करता है? लॉस। अगर क्रेडिट बैलेंस होता तो प्रॉफिट होता, और डेबिट बैलेंस है तो ये लॉस है। तो सिंपल आपने एक लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करनी है। आपके पास कितने पार्टनर्स है फर्म के अंदर? 2 हैं, तो क्योंकि ये लॉस है तो इनके कैपिटल अकाउंट्स को कर देंगे आप डेबिट, सुमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और राजन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या बांटने जा रहे हो? 30 और 10 से बढ़ जाएगा, 3:1 आप बांटने जा रहे हैं एक लॉस, कितने का है? 40,000 का लॉस है, रेशो है हमारे पास 3:1, तो 30,000 और 10,000। लास्ट प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन है 12,000 का।
आपने रियलाइजेशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, फायदे की चीज है, तो फायदों के लिए कैपिटल अकाउंट्स क्या होते हैं? फायदों के लिए कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट। तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट आया आपके पास 12,000, दोनों पार्टनर्स को देना है। टू सुमन्स कैपिटल अकाउंट, टू राजन्स कैपिटल अकाउंट 12,000 बांटने 3:1 में, 9,000 एंड 3,000। ठीक है। सो अब कर दे क्वेश्चन नंबर 13। Aman and Harsh were partners in a firm, dissolved their firm. Past journal entries for the following assets and outside liabilities has been transferred to the realization account. हमें journal entries करनी है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, फर्नीचर existed in the book at 50,000. So furniture existed in the book at 50,000. आपके पास बुक्स में फर्नीचर 50,000 का है। अमन took 50% of the furniture at 10% डिस्काउंट, और इस 50,000 के फर्नीचर में से अमन 50% स्टॉक लेकर चला गया, वो भी 10% के डिस्काउंट पे। ठीक है। देखो कहानी ऐसी है कि 50,000 का आपका फर्नीचर था, बट हाफ के बारे में यहाँ पे बात हुई है। हाफ का क्या करना है, पहले देखो कि क्या नीचे बचे हुए हाफ के बारे में कोई बात हुई है क्या। ए से लेकर एफ तक देखो कि रिमेनिंग फर्नीचर के लिए कोई ट्रांजैक्शन है क्या, नहीं है। तो अगर आपके पास कोई टेंजिबल एसेट है और उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसको कितने पे रियलाइज किया गया, तो हमेशा उसे उसकी बुक वैल्यू पे रियलाइज करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये मैं आपको नोट भी लिखवा दूंगी बाद में कि अगर कभी भी ऐसा होता है कि आपको टेंजिबल एसेट्स के लिए कोई रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दे रखी है, तो आप उसे क्या अज्यूम करेंगे कि आपने उसको किस पे रियलाइज किया है, बुक वैल्यू पे। तो इंटेंजिबल एसेट्स के लिए बात नहीं होती क्या, नहीं होती। इंटेंजिबल एसेट के लिए ऐसी कोई बात नहीं होती कि अगर आपने कोई इंटेंजिबल एसेट की रियलाइज वैल्यू नहीं दे रखी है तो उसको रियलाइज भी नहीं करना। ठीक है। लाइबिलिटीज के लिए भी आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि सेक्शन नंबर 48 आपको ये कहता है कि आउटसाइड लाइबिलिटीज को दिए बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। तो अगर कभी आपको लाइबिलिटी के लिए भी कोई सेटलमेंट वैल्यू नहीं दे रखी है तो उसको भी आपको बुक वैल्यू पे ही सेटल करना होता है। ठीक है। तो ये मैं आपको नोट अभी लिखवा दूंगी, जब मैं अभी अकाउंट बनवाऊंगी ना रियलाइजेशन अकाउंट, तो उसी के साथ में आपको ये नोट लिखवा दूंगी। ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो एंट्री करेंगे कि भाई हमारा एक पार्टनर हमारा एक एसेट लेकर चला गया, तो बताइए एसेट टुक ओवर बाय अ पार्टनर की जर्नल एंट्री क्या होती है। जब कोई पार्टनर आपका एसेट लेके जाता है तो आप क्या करते हो, उस पार्टनर की कैपिटल से पैसा लेते हो, तो आप करेंगे अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसको, टू रियलाइजेशन। अब बात आती है अमाउंट की। भाई 50,000 का टोटल स्टॉक था आपका, आपने कितना स्टॉक दिया उसे, 50% दिया है। 25,000 का स्टॉक कितने के डिस्काउंट पे, 10% के डिस्काउंट पे, तो 2,500 का हो गया डिस्काउंट। तो 22,500 पे आपका वो फर्नीचर उसके पास चला गया। बट अभी भी तो आपके पास रखा हुआ है 25,000 का फर्नीचर, उसके लिए क्या मानना है हमें कि वो हमने उसकी बुक वैल्यू पे ही रियलाइज कर दिया। तो साथ में आप एक और एंट्री करेंगे क्या, बैंक। हाँ अभी तो ये बात बताई, मानना है तो क्या एंट्री करनी है आपने, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आप चाहो तो इसकी कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो। अमन्स कैपिटल डेबिट 22,500, बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 और सीधे टू रियलाइजेशन के अंदर 47,500। ठीक है। सेकंड, ये फर्स्ट एंट्री का ही ए और बी पार्ट हो गया। सेकंड एंट्री आपके पास कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹15,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारे कैपिटल अकाउंट्स को क्या करता है, इंक्रीज। तो आप एंट्री करेंगे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल अकाउंट टू हर्ष कैपिटल अकाउंट। ये प्रॉफिट किसका है, पार्टनर्स का है। 15,000 का प्रॉफिट है, रेशो क्या है आपके पास, जब रेशो कुछ नहीं दे रखी तो इक्वल। ठीक है। हर्ष लोन ऑफ ₹6,000 was settled by paying 5,500। 6,000 के पार्टनर के लोन को आपने 5,500 देके सेटल कर लिया है। पहले बताइए कि क्या आपने पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया होगा, तो आपने पार्टनर का लोन ट्रांसफर नहीं किया होगा, उसकी आपको डायरेक्टली पेमेंट करनी होती है। तो आप यहाँ लिखेंगे हर्ष लोन्स अकाउंट डेबिट। लोन तो 6,000 का है, आपने पेमेंट कितनी करी है, आपने पेमेंट करी है 5,500, तो 500 रुपए का फायदा कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन में। ठीक है। नेक्स्ट है फर्म हैड
firm paid realization expenses of 5,000 on behalf of Harsh, a partner. Firm ने एक realization expenses पे करे हैं, खर्चा पार्टनर का था, लिखा है on behalf of partner, but पे फिलहाल हमारी फर्म ने कर दिया है. तो भाई खर्चा किसका है? जिसका खर्चा होता है उसे क्या करते हैं? डेबिट. तो यहाँ पे बॉन्ड बाय है पार्टनर, पेड बाय है फर्म. तो हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू फर्म की तिजोरी से निकला पैसा टू बैंक. There was a check of rupees 1,200 under discount. The check was received from Soham, who became insolvent, and first and final dividend of rupees 25% was received from his estate. क्या हुआ कि 1,200 रुपए का कोई एक बिल था हमारे पास, हमने बैंक से ऑलरेडी पैसा ले लिया था. अब उस पर्सन को हमने जाके पकड़ा, और जब हमने उसको जाके पकड़ा तो उसने कहा कि भैया मेरे पास तो पैसा है नहीं, मेरे पास तो सिर्फ 25% पैसा है, मेरे पास सिर्फ 25% पैसा है, आपको चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पर आपके हाथ में कितना पैसा आ रहा है? 1,200 रुपए का 25% सिर्फ कितना है वो? 300 रुपए. विच मीन्स कि 1,200 रुपए में से सिर्फ आपको कितना पैसा मिलने वाला है? 300 रुपए मिलने वाला है आपको अपने जो आपका डेटर था सोहम उससे. बट आपको तो बैंक को पूरे 1,200 रुपए देने पड़ेंगे ना, क्योंकि आपने बैंक से पूरे 1,200 रुपए ले लिए थे. ठीक है, तो आप यहाँ पे इसकी 2 एंट्री पास कर सकते हैं. पहली एंट्री कि आपने बैंक को अपनी पूरी लाइबिलिटी पे करते हुए 1,200 रुपए दिए, रियलाइजेशन टू बैंक 1,200. बट क्योंकि आपका जो डेटर है वो आपको 25% पैसा दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके पास 1,200 रुपए में से कुछ पैसा आ रहा है. तो जो पैसा आपके पास आ रहा है उसके लिए आप क्या करेंगे? बैंक टू रियलाइजेशन 300 रुपए. अब आप चाहे ना तो इसके कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हैं, एक नेट इफेक्ट वाली, कि आपके पास 300 रुपए आ रहे हैं, 1,200 रुपए आप पे कर रहे हैं, तो आप 900 रुपए से अपनी इस लाइबिलिटी को आप पे ऑफ कर सकते हैं. कि आपने 1,200 रुपए बैंक को पे करने थे, 300 रुपए आपके डेटर ने दे दिए, तो नेट इफेक्ट क्या हुआ? आपकी जेब से एक्चुअल में कितना पैसा गया? 900 रुपए. तो आप 900 रुपए से भी इसकी एक कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हैं, विच इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ठीक है, क्लियर हो गया? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री थी, अच्छी एंट्री थी. अब लास्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं. अब लास्ट है हमारे पास, क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 6,000 एक्सेप्टेड द स्टॉक ऑफ 5,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% एंड द बैलेंस इन कैश. सो क्वेश्चन में लिखा है कि हमारे 6,000 के क्रेडिटर्स थे, उन्होंने कहा हमें अपना 5,000 रुपए वाला जो स्टॉक है वो दे दो. क्रेडिटर्स कितने के आपके पास? 6,000 के क्रेडिटर्स हैं. वो कहते हैं स्टॉक दे दो 5,000 का, 5,000 का स्टॉक दे दो. लेकिन कैसे दे दो? 5% के डिस्काउंट पे कह रहे हैं. अब 5,000 का 5% कितना हुआ? 250 रुपए. इसका मतलब स्टॉक कितने का मांग रहे हैं वो हमसे? 4,750 का. तो आपने ये नहीं करना कि 6,000 में से 5,000 की लाइबिलिटी तो पे ऑफ हो गई, 1,000 रुपए हम पे कर देते. नहीं, वो आपसे स्टॉक लेके तो गए हैं लेकिन 5% के डिस्काउंट पे लेकर गए हैं. तो यहाँ पर आपने क्या करना है? 6,000 में से 4,750 माइनस करने हैं, कि लाइबिलिटी तो पूरी 6,000 की थी, लेकिन क्योंकि स्टॉक की वैल्यूएशन हमने निकाली तो 4,750 का वो कह रहे हैं, रेडी हो गए हैं कि 4,750 का वो हमें स्टॉक दे दो जो आपका 5,000 का था. हमने कहा ठीक है ले जाओ. तो वो वाली लाइबिलिटी तो मेरी पे ऑफ हो गई, बट उन्होंने कहा जो बचा हुआ पैसा है वो आप हमें कैश में पे कर दो. तो अभी भी आपके पास कितना पैसा है जो आपको पे करना है? 1,250. तो 1,250 के लिए आप अपनी लाइबिलिटी पे करने की एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. बस ये काम आपको करना है. ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कभी ऐसा हो कि आप अपने क्रेडिटर को स्टॉक दे तो रहे हो, अपना कोई एसेट दे तो रहे हो, लेकिन डिस्काउंट पे दे रहे हो, तो पहले डिस्काउंट के साथ आपको उसकी वैल्यू डिडक्ट करनी है, उसके बाद देखो कि रिमेनिंग बैलेंस आपको कितना पे करना है. ठीक है, तो आज हमने ना जर्नल एंट्रीज के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, एंड आई होप कि अब आपको जर्नल एंट्रीज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा. और पता है जर्नल एंट्रीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर. अगर आपने इसको समझ लिया तो मैं कहती हूँ 50% चैप्टर तो आपने कवर कर ही लिया है. अब जो रिमेनिंग हमारा जो चैप्टर का पोर्शन रहता है वो भी रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड भी है. वहां पे भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी क्लियर ऑफ होंगी. ठीक है, तो हमारी जो अगली क्लास रहेगी वो इसी के ऊपर बेस्ड रहेगी कि किस तरीके से जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो बनाया जाता है. ठीक है.